क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया सबने? आना है। Yes. 1 नहीं कर पाए हो? गुड। 2 हो गया? 2 Yes, वही sir. बताना है। अरे बोलो। सर हो गया। चलो आओ पहले 1 2 सब देख लेते हैं। तो सारे ही बता देता हूँ भाई, ये सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं। चलो 1 से शुरू करो पहले काम। देखो 1 में आपसे कहा गया है कि मॉड जेड इक्वल टू 2 का मतलब जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कहाँ है, एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पे जिसका सेंटर। ओरिजिन। ये बात सबको समझ में आ गई? इस Yes. सर्किल की सरकमफ्रेंस पर कहीं एक पॉइंट है Z1 1 प्लस I√3। अब Z2 और Z3 लेकर क्या बनाया गया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle. अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो ये पॉइंट ओरिजिन होगा वो उसका सरकम सेंटर होगा। अरे हाँ है ना? Yes, sir. और ये सरकम रेडियस होगी। अब ये तो आपको पता है ना कि ये एंगल 120 डिग्री होगा, Yes, sir. ये एंगल भी 120 डिग्री। सेम मॉडुलस करते हुए ओरिजिन के अबाउट रोटेट करना है। तो अगर ये पॉइंट Z2 और ये पॉइंट Z3 है तो Z2 कितना होगा? Z1 e की पावर I 2π/3 और Z3 कितना होगा? Z1 e की पावर -I। आप कर लोगे कि नहीं? अरे बोलो भाई, कर लेंगे सब लोग? बताओ भाई, पक्का ना? अरे अच्छा ऐसे घुमा के ऐसे, हाँ हाँ वो चलेगा। तो +4π/3 लिखोगे, माइनस लिखोगे जल्दी हो जाएगा। चलो कोई डाउट है किसी को तो बताओ। पहला क्वेश्चन कर लेंगे। चलो सेकंड हो गया। सेकंड सेकंड हुआ नहीं? Yes, sir. नहीं। सेकंड में क्या किए हो? सेकंड में रोटेशन पॉइंट क्या है, ओरिजिन या 1? The one. बस फर्क सिर्फ इसी बात का है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या है, वन वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर सर्कमस्क्राइब बाय दिस सर्कल। इस सर्किल को देख के क्या फील कर रहे हो? ये एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर और रेडियस √2. मतलब इस सर्किल का जो सेंटर है वो है 1,0 और रेडियस कितनी है? इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ क्या है? एक स्क्वायर है। Square. स्क्वायर के चारों वर्टेक्स सर्कल पे ही होंगे। यहां तक फील आया? अच्छा उस स्क्वायर के लिए ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम होगी। ये बात कितने लोग फील करते हैं? Yes. ये डिस्टेंस वही होगी जो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस वही होगी जो ये डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस वही होगी जो ये डिस्टेंस। ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा ये वाला वर्टेक्स आपको दे रखा है कितना? 2 + √3 है। तो ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स बताना है, कर लोगे? ये रोटेशन कैसे होगा? 90 डिग्री। ये रोटेशन कितना होगा? 90 डिग्री। और ये वाला रोटेशन कितना होगा? 180 degree. मैग्नीट्यूड सेम रखना है। अरे हाँ है ना? तो बताओ Z2 Z3 और Z4। अब Z2 के लिए क्या लिखोगे? Z2 -1 क्योंकि रोटेशन पॉइंट 0 नहीं कितना है? 1। ये बात फील हुई? अपॉन मॉडुलस से मतलब है नहीं, मॉडुलस कैसा है? सेम है। इज इक्वल टू 2 + √3i -1 साथ में मल्टीप्लाई होगा e की पावर I π/2। Z2 आ जाएगा। अच्छा Z3 -1 इंटू 2 + √3i -1 e की पावर I π, Z3 आ जाएगा। Z4 -1 इक्वल टू 2 + √3i -1 e की पावर I π/2 विद माइनस साइन, Z4 आ जाएगा। कितने लोग ये सब समझे? अच्छा यहां पर वही मॉडुलस अगर लिखते तो उसको लिखने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि मॉड कैसा था? सेम। तो ये पार्ट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। इसीलिए मॉडुलस लिखने की जरूरत नहीं। अब बताओ Z2 निकालना हो तो क्या करोगे? Z2 के लिए Z2 इक्वल टू 1 प्लस ये कितना आएगा? 1 + √3i और e की पावर I π/2 कितना होता है? तो 1 + i - √3। इसका आंसर आएगा 1 - √3 प्लस। कितने लोग समझ रहे हो भाई?
ऐसे ही क्या हम Z3 निकाल लेंगे, ऐसे ही क्या हम Z4 निकाल लेंगे, बस इसमें रोटेशन पॉइंट ओरिजिन नहीं कितना है 1. स्क्वायर की साइड, कौन सी साइड, ये वाली, ये वाली साइड कैसे रोटेट कराओगे बताओ, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो साइड रोटेट कैसे कराओगे। अच्छा तुमने पहले ये डिस्टेंस निकाली, उससे ये डिस्टेंस निकाली, रोटेट कैसे कराओ साइड को दिखाओ ना हमें भी। साइड रोटेट कराओगे तो ये रोटेट करके ये निकाल रहे होगे, बोलो, ये पता होगा ना, ये पता कर सकते थे मिड पॉइंट से, अगर भाई डायगोनल है तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा ना ये, तो पहले ये निकालते फिर रोटेट कराते, रोटेट कराने में मैग्नीट्यूड भी आएगा, ये वाला a√2 होगा, ये a होगा, ऐसे थोड़ी नहीं रोटेट करा दोगे साइड को जनाब, गलत नहीं हो जाएगा तुरंत। रोटेशन पॉइंट में अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, ये फील आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज तो डिनोमिनेटर बना रहेगा ना, बोलो, नहीं समझे। तो दो चीजें अभी हमने सीखी, क्या क्या, अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल, क्या है भाई, तो सरकम सेंटर से ये एंगल कितना होता है 120, ये एंगल भी कितना होता है 120, ये एंगल भी कितना होता है, पहला रिजल्ट। दूसरा, अगर ये एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर के डायगोनल है, सही है, तो ये एंगल कितना होता है 90, 90 degree. ये एंगल भी 90, समझ गए कि नहीं, Yes. है ना। और अगर साइड ही रोटेट कराना चाह रहे हो किसी स्क्वायर में, ये स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा, तब साइड के रेफरेंस में चलोगे तो ये एंगल कितना होता है π/4, बट ये a होता है और ये कितना होता है a√2, क्या निकाली, Z1 से Z2 निकालना है, क्या माइनस करोगे, ये वाला, तो माइनस करने पर सीधा यहाँ आ जाओगे ऐसा, कैसे, ये लेंथ कितनी है 1 है क्या, ये वाली, ये टोटल 2 है, कैसे, रेडियस √2 है, मतलब ये लेंथ √2 है, तो ये लेंथ √2 है ना, ये √2 है, ये 1 है और ये 1 है, कहना क्या चाह रहे हो, रेडियस √2 है मतलब ये लेंथ √2 है, हाँ फिर वो 1 और 1 यानी 2 है, हाँ फिर स्लाइड करना है तो 2 माइनस करोगे तो आंसर नहीं आएगा ना, कैसे आना चाहिए बताओ, अभी फंस जाओगे, बताएं कैसे, देखो ये है, ठीक, ये स्क्वायर बन सकता है कि नहीं, ऐसे आया ना, सेंटर ये, और कौन सा 2 माइनस हो रहा है, कौन सा 2 माइनस हो रहा है, वो तब होगा जब आप पैरेलल होगे, क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि जो साइड है वो एक्सिस के पैरेलल है, स्क्वायर की साइड एक्सिस के पैरेलल है ऐसा कहीं, तो आप नॉर्मली स्क्वायर बिना एक्सिस के पैरेलल भी तो बना सकते हो, जो कि इस केस में बना है, अरे बोलोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये फैक्ट है कि वो किसी डायमीटर के पैरेलल होगा, बट वो एक्सिस के पैरेलल होगा ऐसा कहाँ लिखा है, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा ना, गलती मिल गया, तुम अच्छा ऐसे ही चले गए होगे इसलिए गड़बड़ा गया, वो गलत है, वो हर बार नहीं होगा,
हर बार रोटेशन लगाना पड़ेगा। रोटेशन ये रहा, समझ गए रोटेशन का लॉजिक? गुड, अगले क्वेश्चन पे आओ। आंसर तो निकाल लोगे। अच्छा, ये 1 से माइनस क्यों कर रहे हैं, ये फील आया? इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि सेंटर जो है वो 1 है जिस पर रोटेशन लगा रहे हैं। क्लियर है? गुड। थर्ड आओ भाई, थर्ड कर लिया? थर्ड कर पाए कि नहीं? बोलो, आंसर आ गया? थर्ड क्वेश्चन हुआ कि नहीं बताओ? बस रॉम्बस बना दो। रॉम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, तो फील होगा ना सबको? यस अच्छा, रॉम्बस के डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे होते हैं बस। रॉम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। हाँ या ना? अब आपसे कहा गया है कि ए बी सी डी एक रॉम्बस है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया बी डी जो है वो ए सी का ट्वाइस है। बोलो। अच्छा, मान लो डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बी आपको दे रखा है कितना, 1 + i, और एम, अच्छा डायगोनल एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एम आपको कितना दे रखा है, 2 - यहां तक ओके हो? अच्छा, बी डी का हाफ कितना होगा, डीएम, और एसी का हाफ कितना होगा? एम एम बोलो। एसी का हाफ होगा एमसी, वही एम या एमसी बोल सकते हो, बोल सकते हो। यस इसका मतलब अगर हम इसको कह दें लैम्डा है, तो अगर ये 2 लैम्डा है तो ये लैम्डा है। बोलो, यस सर फ्रॉम 2 लैम्डा। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर 2 लैम्डा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी लैम्डा, इसका मैग्नीट्यूड भी। ये बात कितने लोग फील करता है? अब क्वेश्चन खत्म, ये हो गया रोटेशन पॉइंट। इस लाइन को रोटेट करना है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, आया ना? क्वेश्चन में पूछा गया ए बताओ, एक बार ए यहां हो सकता है जब ए बी सी डी हो, आया ना? या एक बार ए यहां हो सकता है जब ए बी सी डी, यानी एक बार 90 रोटेट करो ऐसे तो ये आ जाएगा, या 90 रोटेट करो ऐसे, दोनों में एक ही अलग अलग लोकेशन होगी। ये बात कितने लोग फील कर पा रहे हैं? अरे बोलो। यस ये बात समझ में आई? देखो, पहला ए तो फील आ गया होगा, दूसरा ए यहां भी तो हो सकता है ना भाई, बी यही रहने दो, ए बी सी डी। तो ए की लोकेशन एक बार यहाँ हो सकती है, एक बार यहाँ, यानी एक बार क्लॉक एंटी क्लॉक हो सकती है और एक बार क्लॉक। अब रोटेशन लगा दो, तो पहले इसको Z1 मान लो और इसको मान लो Z2। फॉर Z1 क्या लिखोगे? इसको रोटेट कर रहा है Z1 - 2 - i, ये रोटेशन पॉइंट है या नहीं? अच्छा, इसका मॉडुलस लैम्डा है। अरे बोलो। अच्छा, इज इक्वल टू 1 + i - 2 - i, इसका मॉडुलस 2 लैम्डा, और कितने रोटेट रोटेट हो रहा है, 90। अच्छा, यहाँ पे फॉर Z2 क्या लिखोगे? Z2 - 2 - i अपॉन लैम्डा, 1 + i - 2 - i अपॉन 2 लैम्डा, और इंटू ई की पावर माइनस। कितने लोग ये कहानी समझे? अब अगर हमें Z1 सॉल्व करके निकालना हो तो क्या लिखोगे? Z1 - 2 - i इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो आएगा -1 + 2i अपॉन 2, अब साथ में एक i आया, Z1 आएगा 2 - i। बोलो। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा ये? I² इज -1। बोलो। -1 - i/2।
ये बात फील हो रही है? अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 -i/2 कितना हो जाएगा? Z1 पॉइंट आएगा 1 -3/2 आई। फील आया कि नहीं? अच्छा, ऐसे ही Z2 सॉल्व कर लोगे कि नहीं? ये रोटेशन समझ में आया किसी की? नहीं आया? एक ही दो लोकेशन होंगी, ये समझ में आया कि नहीं? एक क्लॉकवाइज और दूसरा, तो बस आपको वो रोटेशन पॉइंट देखना है और उसके मैग्नीट्यूड को नीचे रख देना। फील आ रहा है रोटेशन कैसे लगा? Yes. कोई डाउट आ रहा है तो बता दो, बोलो भाई। सभी लोग अपना कैमरा ऑफ कर लिए हैं, ऐसा क्यों? आपको पता है तो Z1 + Z2 कहाँ होता है? बताओ मुझे सोच के। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, तो Z1 + Z2 की लोकेशन पैरेललोग्राम पे होती है। Diagonal. पैरेललोग्राम का जो ये वाला एंड होता है, इसे हम Z1 + Z2 बोलते हैं। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अब फील करना स्टार्ट। एक पॉइंट है Z, एक पॉइंट है IZ। तो Z और IZ के बीच का एंगल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा, Z + IZ कहाँ होगा? बनने वाले पैरेललोग्राम के एंड पे। ये होगा Z + IZ। तो Yes, इस ये ट्रायंगल कैसा होगा जनाब? कि अगर ये 90 है तो ये 90। अच्छा, ये राइट एंगल है, ये स्क्वायर बनेगा हमेशा कि नहीं? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड सेम है। तो यानी जो ये एरिया होगा वही ये वाला एरिया होगा। आया ना? अच्छा, ये वाली लेंथ मॉड जेड है, ये वाली लेंथ भी मॉड जेड है, तो एरिया कितना आ गया? 1/2 मॉड जेड स्क्वायर। अब ये कितना दिया हुआ है? 200। तो मॉड जेड स्क्वायर इज 400, मॉड जेड इज 20। हाँ, आपको एक कुछ पूछो, क्या पूछना चाहिए? समझ में आया ज्योमेट्री कैसे सोची? तो अगर Z1 Z2 पता है तो Z1 + Z2 कहाँ होंगे? ये मैं पढ़ा चुका हूँ। Z1 + Z2 बनने वाले पैरेललोग्राम के एंड पे होते हैं। बस इतना सोचना। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? पूरी कहानी ये एक रिजल्ट की तरह लगाना है, समझ रहे हो कि नहीं? क्या रिजल्ट है भाई? Z3 पे 90 बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस हो गया Z1 Z2। ये A√2। तो रिजल्ट क्या है? हाइपोटेनस के एंड का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ Z1 - Z3, Z3 - Z2। अगर ये 0 ले लो तो Z1 - Z2 का होल स्क्वायर, Z1 - 0, 0 - Z2 × 2। ये आ जाएगा Z1 - Z2 का होल स्क्वायर -2 Z1। कैसे सोच रहे हैं? एक बार रोटेशन लगा रहे हैं Z2 पे और एक बार रोटेशन लगा रहे हैं Z1 पे। क्यों? क्योंकि हमें ये लाइन 2 बार चाहिए। बोलो भाई। तो एक बार Z3 को रोटेट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, एक बार Z3 को रोटेट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। एक रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, एक रोटेशन हो रहा है। अब रोटेशन इक्वेशन लिख लो। Z3 इसको फाइंड कर रहा हूं ना, तो Z1 - Z2 अपॉन उसका मॉड, Z3 - Z2 अपॉन इसका मॉड, e⁻i 5/4 विद अ माइनस साइन बिकॉज ऑफ क्लॉक। ये मैग्नीट्यूड A है, ये मैग्नीट्यूड A√2 है। A कैंसिल, √2 आया, √2 क्रॉस मल्टीप्लाई। सेम रोटेशन Z1 पे लगा दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉमन कर लो, आंसर। क्या ये बात आप लोग समझ गए? नोट करो, कहां नोट कर पा रहे हो कि नहीं? रिजल्ट सिंपल है। अगर Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं तो पहला रिजल्ट तीनों साइड लेंथ सेम होगी। मतलब Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस, Z2 और Z3 के बीच का डिस्टेंस, Z3 Z1 के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। पहला रिजल्ट तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पहला रिजल्ट प्रूफ कर लोगे? बोलो। अब आओ सेकंड पे। 1/Z1 - Z2, 1/Z2 - Z3 और 1/Z3 - Z1 का सम कितना होगा? 0। सही है? क्यों होगा ऐसा? देखो, Z1 Z2 Z3 क्या बना रहे हैं भाई? इक्विलेटरल Equilateral. ट्रायंगल। इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 - Z2, मॉड ऑफ Z2 - Z3 और मॉड ऑफ Z3 - Z1 सेम है। मान लो ये लैम्डा है, तो इसका मतलब Z1 - Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर होगा। Z1 - Z2 इंटू Z1 बार - Z2 बार लैम्डा स्क्वायर होगा। इसका मतलब 1/Z1 - Z2,
Z1 बार माइनस Z2 बार बाई लैम्डा स्क्वायर होगा। ये बात कितने लोग समझ रहे हैं? सेम एज 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 क्या होगा? Z2 बार माइनस Z3 बार बाई, और 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 क्या होगा? Z3 बार माइनस Z1 बार बाई, तीनों को जैसे ही ऐड करोगे क्या आएगा? Z1 बार माइनस Z2 बार, Z2 बार माइनस Z3 बार, Z3 बार माइनस Z1 बार बाई, सब क्या हो गए? इसीलिए 1 अपॉन Z1 माइनस Z2, 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 और 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 कितना होता है? 0। समझ में आया प्रूफ? अच्छा, अब आओ, अगर ये 0 है तो एलसीएम ले लो। Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1, यहाँ क्या आएगा? Z3, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1 प्लस Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z1 प्लस Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 इक्वल टू 0। अच्छा, ये 0 हो नहीं सकते तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे स्क्वायर ओपन करोगे तो आएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2, Z2 Z3, Z3 Z1 इक्वल टू, का मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? Z1 Z2, Z2 Z3 एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल बना रहे हैं तो तीनों के स्क्वायर का सम दो दो के प्रोडक्ट के सम के बराबर है। अगला रिजल्ट देखिए, Z1 Z2 Z3 क्या बेटा? सर नोट कर दो। एक सेकंड, सब एक साथ दे देंगे नोट करने को। ओके सर। Z1 Z2 Z3 क्या बना रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये एंगल कितना होगा? π/3। अगर हम इसको रोटेशन पॉइंट बना दें और एंटी क्लॉक सेंस में रोटेट कर दो तो हम लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 इंटू ई की पावर I π/3। एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा, मॉडुलस कैसा है? सेम। इसका मतलब Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 ई की पावर I π/3 आया। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 कितना हो गया? ये बाकी दोनों रिजल्ट हो गए। नहीं समझे? हाँ या ना? गुड, नोट करिए। क्लास क्वेश्चन में ये यूज होता है एक्चुअली। अगर क्या है, 0 Z1 और Z2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2, और Z1 बाई Z2 इक्वल टू ई की पावर I π/3। बोलो, या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 I/3, या मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ। ये बात कितने लोग समझ पाए? बोलो भाई। ये वाला रिजल्ट हो गया Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 0 इंटू Z1 0 इंटू Z2। हाँ है ना? ये वाला हो गया Z1 बाई Z2 मतलब Z1 माइनस 0 अपॉन Z2 माइनस 0 इक्वल टू ई की पावर I π/3, क्योंकि ये एंगल कितना होगा? अरे बोलो भाई। इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? π/3। अच्छा, ये कैसा मॉड हो गया? मॉड Z2। ये क्या हो गया? मॉड Z1। ये क्या हो गया? तीनों कैसे होंगे? अरे हाँ है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। बोलो भाई, लोग ये सब समझ रहे हैं? गुड, नोट करो। Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब इक्वल टू 3Z1 Z2 Z3। अगर Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सर रिजल्ट एक भी मिनट लिखवा important। दीजिए। क्या बेटा?
लास्ट पेज एक मिनट दिखा। ये लिख लो पहले, फिर लास्ट पेज पे आते हैं। यस देखो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब इक्वल टू 3Z1 Z2। अच्छा, ये रिजल्ट प्रूफ तो हो जाएगा। प्रूफ इसका सिंपल सा है, बोलो क्यों भाई। हमने प्रूफ किया कि क्या प्रूफ कर लिया कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 जीरो होता है। अब बताओ Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब क्या होता है? Z1 प्लस Z2 Z1 plus Z2 plus Z3 Z1 minus स्क्वायर Z1 प्लस square plus Z2 Z2 स्क्वायर square प्लस plus Z3 Z3 square स्क्वायर plus माइनस Z1. Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 प्लस 3Z1 Z2 Z3। ये भाई साहब क्या है? जीरो। 0. इसका मतलब Z1 क्यूब इसका मतलब क्या है रिजल्ट? Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब कितना हो गया? 3Z1 Z2। समझ गए कि नहीं भाई? हाँ, कोई डाउट है इस प्रूफ में? बोलो। अरे तो अगर यही ओरिजिन के लिए वैलिड होता तो ओरिजिन में सेम रिजल्ट आ जाता कि नहीं, बताओ क्या आता उसमें 0 है? Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब कितना आता? 0. अरे हाँ है ना। कितने लोग ये सब समझ रहे हो भाई? चलिए अब जरा पैकेज में आ जाओ वापस। 6 पूरा हो जाएगा, 7 सोचो और बताओ आंसर। 8 घर से करना है, 7 मैं बता देता हूँ, 9 यही करेंगे। सोचो और आंसर दो। Z1 Z2 जो कॉम्प्लेक्स रूट है, Z1 Z2 इस इक्वेशन के रूट है। मतलब 3Z स्क्वायर प्लस 3Z प्लस बी इक्वल टू 0 के रूट क्या है? Z1 Z2। तो बताओ Z1 प्लस Z2 कितना होगा? -1। और Z1 इंटू Z2 कितना होगा? b/3। ये बात कितनों को समझ में आ रही है? सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओरिजिन और Z1 Z2 क्या बना रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल. वेरी गुड। तो बताना है बी क्या होगा। आओ भाई, आपने अभी पढ़ा ना कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर Z1 Z2 होगा, याद समझ में आया? इसको आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। ये Z1 Z2 होगा। इसका मतलब Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर 3Z1 Z2 होगा। अरे हाँ है ना। Z1 प्लस Z2 का मतलब 1 3 b/3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सही लगाया था ना बेटा, जिसका आंसर 1 आया था? यस सर। सिंपल था। अभी मैंने बताया ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, यही रिजल्ट क्यों सोचा? क्योंकि हमें सम और प्रोडक्ट पता है ना, तो इस रिजल्ट को यहां यूज किया जा सकता है। आपकी ये Z2 है, ये Z1 है और ये Z3 और ये एंगल थीटा। तो मैं लिख सकता हूं ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज थीटा। क्यों भाई? अगर मैं Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 करूं और Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 करूं, तो e की पावर आई थीटा एंटी क्लॉक की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 निकालूं, तो आएगा Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 का मॉड इंटू e की पावर आई थीटा। ये तो मॉड हो गया ना, और ये क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आया? हाँ, अरे हाँ है ना। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट बिना रोटेशन सोचे लिख सकते हो कि नहीं?
अरे बोलोगे? अरे हाँ है ना। अच्छा, ये थीटा होगा अगर आपने कैसे रोटेट किया है इसको, इस लाइन को इस लाइन की तरफ एंटी क्लॉक रोटेट किया है। मतलब नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रेफरेंस में कैसे रोटेट किया, एंटी क्लॉक। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अगर ये क्लॉक रोटेट हो रहा होता तो माइनस थीटा। ये तो फेलिंग है ना। अरे हाँ है ना। मतलब अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं Z1 Z2 और बीच का एंगल थीटा बोल दूं तो क्या लिखोगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाई Z1 इज थीटा, है ना। इसका मतलब अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाई Z1 थीटा लिखा है तो इसका मतलब एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2 इज थीटा इफ Z2 rotates towards यहाँ पे Z1 in एंटी क्लॉक, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की तरफ एंटी क्लॉक रोटेट करेगा। Z1 Sir, Z1 rotates towards Oh, Z2. sorry. Z1 rotates towards Z2, डन हो गया। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, इस स्टेटमेंट में जो एंगल थीटा होता है वो इनके बीच का तो होता है, बट डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की तरफ एंटी क्लॉक रोटेट करता है। तो दो लाइनों के बीच का एंगल थीटा ऐसे लिखा जाता है। ये समझ में आया? अब सोचो, एक लाइन ये है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, एक लाइन ये है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के रेफरेंस में एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है, तो क्या लिखोगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4 आया ना, अपॉन, नहीं सॉरी, No, sir. Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z4। समझ गए? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की तरफ रोटेट करेंगे, क्लियर है? तो ये एंगल कितना आ जाएगा जनाब? क्या ये स्टेटमेंट लिखना सीख पाए? अरे बोलो, पक्का ना? क्या ये स्टेटमेंट लिखना सीख पाए? Yes, sir. Yes. और कर लो। फिर ऊपर Z1 माइनस Z2 होगा कि Z2 माइनस Z1? है ऊपर Z1 माइनस Z2 होगा कि Z2 माइनस Z1? नहीं, अगर इसको रोटेट कर रहे हो तो ये डिनोमिनेटर में होगा, ये न्यूमरेटर में होगा, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉक है ना। Yes. अगर इसको रोटेट करोगे तो यहाँ माइनस कॉमन आएगा तो माइनस थीटा क्लॉक हो जाएगा। फील आया? Yes. हमेशा न्यूमरेटर से सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएंगे एंटी क्लॉक, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर एंटी क्लॉक। अरे बोलो, बट फिर भी ट्राई करो। देखो क्वेश्चन में कहा गया Z1 Z2 Z3 क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का सरकम सेंटर ओरिजिन है। ये बात कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो, समझ आया? अरे गड़ला है ऐसा, ये तो 3D फिगर हो गया है। CH4 का स्ट्रक्चर हो गया क्या? नहीं क्या? जी है ना? yes sir थोड़ा बहुत हमको भी आ रहा है केमिस्ट्री। ये ट्रायंगल बना, ये बना देते हैं क्या? ये बना दिया हमने क्या? हम्म? ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, है ना? ये हो गया उसका सरकम सेंटर ओरिजिन। अच्छा, सरकम सेंटर ओरिजिन बताने का मतलब समझे? मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2 और मॉड ऑफ Z3 सेम। अरे अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से तीनों की डिस्टेंस सेम है तो तीनों का मॉडुलर सरकम सेंटर बताने का मतलब सिर्फ इतना सा था। देन मतलब Z1 Z2 Z3 तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस सेम है, ऐसा कह रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं बोल रहा। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए से सामने वाली साइड पे क्या डाला गया? परपेंडिकुलर, और उसको आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि सरकम सर्किल को कहां कट कर रहा है? पी पे। आपको यही पी बताना है।
समझ रहे हो कि नहीं, बताओ ये क्या होगा। अब सोचो, अगर हम कह दें पी जेड 4 है, पी क्या है भाई, तो बताओ इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, कितना है भाई। 90. मैं कह सकता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, एंटी क्लॉक रोटेट कर दो, तो मतलब Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज π/2। बोलो ठीक है, फील आया क्या। अच्छा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/2 है तो इससे क्या समझते हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली Purely इमेजिनरी। imaginary. बहुत सही, ये लाइन भी मैंने नहीं लिखवाई अभी तक, इसको भी कहीं मेंशन करो। इफ जेड इज, आर्ग्यूमेंट के टर्म में नहीं लिखवाई, प्योरली, अच्छा लिखवाई है सर, फिर भी अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस माइनस π/2 होता है ना। और इफ जेड इज प्योरली रियल तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जीरो या Zero Pi. or pi. ध्यान रखिएगा, अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस π/2 आ जाए तो वो प्योरली इमेजिनरी होता है, अगर उसका आर्ग्यूमेंट जीरो या पाई आ गया तो वो प्योरली रियल होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो यूज होता है। अब आओ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के क्या समझे, ये कैसा है, प्योरली। इमेजिनरी। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब z इज इक्वल टू माइनस जेड, Minus z bar. लेस वेट। है ना। इसका मतलब Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इसके बराबर होगा, माइनस ऑफ Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z2। ये बात कितने लोग समझ रहे हैं, Yes. लोग समझ रहे हो कि नहीं, गुड। अब बताओ, सारे मॉड सेम है तो मॉड Z4 भी सेम होगा कि नहीं, है तो वो भी सर्किल पे ही ना भाई, अरे हाँ है ना। तो बताओ, अगर सारे मॉड सेम है तो सारे मॉड को हम मान लेते हैं रेडियस r। बताओ, Z1 बार को आर स्क्वायर बाई Z1 लिखने कोई समस्या, Z2 बार को क्या लिख सकते हो, Z3 बार को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर बाई Z3, Z4 बार को क्या लिख सकते हो, वेरी, लिख सकते हो ना, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो क्लियर है, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी Z इक्वल टू Z1। अब Z1 को लिख दो आर स्क्वायर बाई Z1, आर स्क्वायर बाई Z4, आर स्क्वायर बाई Z3, आर स्क्वायर बाई Z2 इक्वल टू माइनस Z1 बाई Z4 अपॉन Z3 माइनस Z2। डन। अच्छा एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर खत्म, Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 Z3 अपॉन Z1 Z4 इक्वल टू माइनस Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z2। ये यहां से आया Z1 Z2 इक्वल टू माइनस Z1 Z4, नाउ Z4 इक्वल टू माइनस Z1 Z2 बाई Z1 Z3 बाई Z2 Z3 बाई Z1। हाँ है ना, बोलो नहीं, नहीं समझे, हाँ है ना, Z4 ही निकाल, दिखा सोल्यूशन। सोच पाना थोड़ा टफ कॉल है, बट सोचने की आदत होनी चाहिए। क्या था आदत, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल 90, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी। ये इक्वेशन लिखते ही सबका मॉड सेम है, तो जेड बार को जेड के टर्म में लिखा जा सकता है, यानी Z1 बार को Z1 के टर्म में लिख सकते हो, Z4 बार को Z4, Z3 को Z3, Z3 को Z3। जैसे ही सब लिखोगे ये दोनों कैंसिल होंगे, जहां से ये इक्वल टू -1 आएगा, यानी ये बराबर Z4 ही निकालो। नोट करो, ये एडवांस का क्वेश्चन है, प्योर ज्योमेट्री लगाई गई है क्या। चलिए अगली क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे और nth रूट ऑफ यूनिटी स्टार्ट करेंगे। nth रूट ऑफ यूनिटी के बाद फिर थोड़ा सा और बचा है।
अगले वीक में खत्म, स्ट्रेट लाइन। अरे ये क्या हुआ? सर बंद हो गया।